हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को सभी पता है कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट शो हो चुका है। अभी एक आध जगह पर भी नहीं हुआ है फ़िलहाल, लेकिन लगभग सारी जगहों पे रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। जितने भी 13 लेवल के एग्ज़ाम थे 13 पोस्ट पे, तो सारे लेवल पे सारे पोस्टों पे रिज़ल्ट लगभग आ चुका है। तो कुछ लड़कों का और जो हमारे साथी लोग हैं काफ़ी एग्ज़ाम अच्छा दिए थे, उनका मतलब सिलेक्शन किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। तो बहुत सारे, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे जोन हैं, तो अलग अलग जोन से लोग डाले थे, तो कहीं पे हुआ कहीं पे नहीं हुआ है। तो मुद्दा ये है कि बहुत लोग बता रहे हैं कि तमाम तरीके की धांधली की हमारा इतना क्वेश्चन होने के बावजूद भी मैं छट गया हूँ। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, ये बात थोड़ा अलग की है कि क्या हुआ है। बहुत लोग बता रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में स्कैम है, एक तरीके से धांधली है। और ट्विटर में कैंपेन भी चल रहा है इस तरीके का कि मतलब जो 13 पोस्ट हैं सिर्फ एक कैंडिडेट को, मतलब उस तरीके से 13 पोस्टों के लिए एक तरीके से मतलब देखा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी जो एक कैंडिडेट अगर चूज हुआ है तो लगभग 4 या 5 लोगों का वो जो सीट कवर होता है वो खा गया है। तो इस तरीके से जो अगला CBT 2 में है वो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो जाएंगे CBT 2 के लिए। वो मतलब पहले एक सीट पे 20 लोगों को बुलाया जाता था, अब क्या है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है। जो अभी जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं उनके माध्यम के थ्रू, तो क्या है क्या नहीं आगे खैर देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर फॉल्ट हुआ है, क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके द्वारा अगर गड़बड़ी बताई जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है खैर अंदर का मामला, अब खैर आगे पता चलेगा। और रही बात ये आरआरबी एनटीपीसी की, अब आते हैं एक अहम मुद्दा आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होने के हैं। और विधानसभा चुनाव में आप जानबे करते हैं कि विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हर पार्टी अपना चुनावी एजेंडा चलती है। चुनावी एजेंडा में 5 सालों तक आप कितना हो मेहनत कीजिए, कितना हो कुछ भी करिए, पढ़िए लिखिए, लेकिन सरकार क्या करती है अपने कान में रुई डाल के सोई रहती है। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आने को होता है, एक आध महीने पहले 1.5 महीने पहले से सारे पार्टी के जो नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता हों चाहे स्टेट लेवल के नेता हों, वो क्या करते हैं अपना चुनावी शगुफा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि जो हमारे जैसे भोले भाले युवा मतलब क्या बोलते हैं वोटर हैं वो उनके जाल में फंस जाए। तो कोई स्कूटी देने का वादा करता है, तो कोई कुछ देने का वादा करता है, कोई बिजली पानी फ्री, कोई कुछ लैपटॉप, तमाम तरीके का लोग देते हैं। लेकिन भैया जो एक टेबलेट की कीमत जो तुम किसी एक व्यक्ति को अथवा एक स्कूटी की कीमत अथवा बेरोजगारी भत्ता तमाम तरीके का इश्यूज देने को जो तुम कोशिश करते हो, क्या इसके जगह पे तुम एक बेरोजगार लोगों को जो रियल में उसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, और ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड है, फिर भी आज देखेंगे आप कि आज उत्तर प्रदेश में इतने वैकेंसी हैं, फिर भी रिक्त सीटें हैं, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं की जा रही हैं। आखिर में क्यों? सरकार को इससे परेशानी किस बात की है कि जब सीटें खाली हैं, अब अगर सीट अगर खाली है तो कोई भी पोस्ट अगर खाली है तो वहाँ का जो काम काज है, चाहे कोई भी क्या बोलते हैं सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, चाहे नॉन टेक्निकल का सेक्टर हो, चाहे टेक्निकल का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर उसमें कर्मचारी नहीं रहेंगे तो अब बताइए काम किस तरीके से होता होगा। तो आखिर में इन लोगों को सिर्फ रोजगार की बात अर्थात नौकरी की बात सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों आती है, चुनाव के 5 सालों के अंदर क्यों नहीं आती?
तो मुद्दा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यूथ हैं, जो हमारे साथीगण हैं, ठीक, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हों, तो आप जब 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, 24 घंटे पढ़ाई मतलब करने का मतलब ये है कि आप अपना पूरा संपूर्ण योगदान आप पढ़ाई में देते हैं, लेकिन 5 सालों तक सरकार की राह देखते रह जाते हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, और इसी के क्रम में आपका ओवर एज हो जाता है और आप किसी न किसी सरकारी नौकरी से वंचित हो जाते हैं। और हर माँ बाप का सपना होता है, साथ साथ हर युवा का सपना होता है कि हम किसी मतलब नौकरी जॉब में है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ नौकरी मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन अगर बंदा उस लायक है तो कम से कम उसको तो मिलनी चाहिए। जो लायक नहीं उसकी बात मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिक्त है तो कहीं अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी अगर उस लायक है तो अगर आप एग्ज़ाम कराएंगे तो कोई तो होगा जो टैलेंटेड पर्सन है, जिसके लिए वो प्रीफर करता है, तो उस वैकेंट सीट को तो भरेगा, तो कुछ लोगों को तो रोज़गार मिलेगा। लेकिन रोज़गार आखिर में सरकार क्यों नहीं देती? तो मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है आप सभी युवाओं से कि जब भी अगर पॉलिटिकल पार्टियां आपके पास आती हैं, चाहे वो विपक्ष का हो या चाहे विपक्ष का हो, तो आप उससे सिर्फ एक सवाल जरूर कर सकते हैं कि आप 5 सालों के अंतर्गत कहाँ थे? जब मैंने ट्विटर कैंपेन किया था, जब मैंने धरना प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज हुआ, ठीक, तमाम सारी मुद्दे थी, तब उस समय तुम कहाँ थे? और मीडिया चैनल वाले तो इनका छोड़ दिए, ये तो बताने वाले नहीं हैं, जो हकीकत मुद्दा है, ठीक, मतलब ज़मीनी हकीकत होती है, इनसे सब बिल्कुल परे हैं, एकदम बिक चुके हैं, इन पे एकदम बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। अब जो भी हैं हम ही लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये कहा गया, आप जानते करते हैं कि इस एक खामोश मिजाज ज़िंदगी जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाज ज़िंदगी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है यारो तो कोहरा मचा डालो, कोहरा मचा डालो। तो ये जो मीडिया है ना, मीडिया भ्रष्ट हो चुका है। आप देखेंगे कहीं भी न्यूज़पेपर हो, अच्छा प्रिंट मीडिया हो, चाहे आप न्यूज़ चैनल में सिर्फ मतलब धार्मिक मुद्दा ही मतलब ज़्यादातर रहता है, बेरोजगारी के मुद्दा पे, ठीक है, अथवा रोज़गार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, ना तो कोई पैनल बात करता इसकी समस्या क्या है, समाधान क्या है, इस पे कोई बात नहीं करता। तो मेरा यही निवेदन है कि सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, तो एक बार उनसे पूछें, अगर सत्ता पक्ष आ रहा है तो आपने 5 सालों के अंदर वैकेंसी क्यों नहीं दी? अगर विपक्ष वाले आ रहे हैं तो आपने इस मुद्दे को मेरे साथ क्यों नहीं उठाया? मैं सिर्फ लाठी खाने के लिए हूँ, और जब चुनाव के लिए आप तो तुरंत आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन पिछले इसके पहले क्यों नहीं आए आप? आखिर में क्या कारण था? तो उनसे सवाल जरूर कीजिए, इस बात तक उन लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश कीजिए कि अगर आप हमारे मुखिया हो, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आखिर में कौन करेगा? तो फिर आप किस मुंह से आप मेरे पास अब आए हो चुनाव में वोट मांगने के लिए? तो ये सारे मुद्दा है, सारे युवा जो भी हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी हों, जहां से भी आप देख रहे हों, तो एक बार ये सब मुद्दा जो भी आपके पास, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके पास आती हैं, तो एक बार युवा जरूर इस बात की मांग रखे, इस बात को उठाए कि आज तक आप कहाँ थे जब हम लाठीचार्ज होती थी, धरना प्रदर्शन, धांधली, तमाम सारे मुद्दे थे, फिर भी आपने कोई भी मेरे साथ बैठ करके मेरे साथ उस आवाज़ को नहीं उठाया जो उठाना चाहिए। क्योंकि आप जानबे करते हैं कि अगर कोई भी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जब तक सत्ता पक्ष होना चाहिए, अगर सत्ता पक्ष अगर गलत कर रहा है तो अगर विपक्ष अगर मजबूती से साथ खड़ा है जनता के साथ, तो सत्ता पक्ष की इतना हिम्मत नहीं है कि वो गलत कर सके। अगर सत्ता पक्ष ये भी देखना चाहती है कि अगर विपक्ष हम पे चढ़ बैठेगी तो हमको बेहतर कार्य करना चाहिए, ना तो यहाँ पे सत्ता पक्ष बेहतर काम किया, ना तो विपक्ष ने बेहतर काम किया। तो अब आपके पाले में गेंद है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समस्या को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो आपके पास अभी मुद्दा है, आप
कोई भी आता है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो हम युवाओं के लिए क्या आपके पास पैकेज है या क्या मुद्दा है कि आप हमारी समस्याओं को किस तरीके से हल करेंगे, किस तरीके से हल नहीं करेंगे, इस बात पे बात होनी चाहिए। क्योंकि हम युवा सिर्फ वोट देने के लिए नहीं हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमारे लिए कोई युक्त अगर वैकेंसी है, तो अगर रिक्त खाली स्थान है तो उसको भरा जाए। अगर मैं नहीं होता हूं तो कोई योग्य कैंडिडेट है वो भरेगा, कोई ना कोई किसी कारणवश। इस तरीके से देखते होंगे आप हजारों मतलब जो कैंडिडेट किसी न किसी कारणवश, आप जो भी आप देखते होंगे कि चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, जो इंसान रूम लेकर के पढ़ाई करता है वो स्टूडेंट की हालत आप जा करके देखेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में कितना दर्द सहन करता है वो व्यक्ति, कि इतने सालों से मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से कोचिंग का फीस भरता है और 24 घंटा मतलब इस पढ़ाई तो कम, आज के ज़माने में देखिए ये जो सरकार जो है, कोई भी सरकार है, अभी चुनाव आयोग ने मात्र 1 महीने में पूरा चुनाव प्रक्रिया कराने और रिजल्ट करने की घोषणा की है। अभी आप जो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, आप देखिए 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था, 21 में स्टार्ट हुआ था, अब जाकर रिजल्ट उसका आया है। फिर तो 3 साल एक वैकेंसी के लिए लग गए, लेकिन वही एग्ज़ाम कराने के लिए आप चुनाव कराने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त रहा। आखिर में क्या कारण है कि उन लोगों का चुनाव जो होता है 1 महीने में हो जाता है, लेकिन हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो युवाओं का कोई भी पोस्ट हो, चाहे मतलब टीचर का पोस्ट हो, चाहे इंजीनियर का पोस्ट हो, अच्छा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे स्टेनोग्राफर, चाहे टाइपिस्ट, जो भी कोई हो पोस्ट, तो इसके लिए 3 साल 4 साल एसएससी जीडी के इतना मतलब क्यों लग जाता है? आपका 1 महीने में हो जा रहा और मेरा सिर्फ क्या मतलब 3 साल 4 साल 5 साल हो सकता है भर्ती ही न निकले। तो जबकि चुनाव लाखों मतलब करोड़ों, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, लगभग मान चलिए 22 करोड़ के आसपास, समथिंग 22 करोड़ या 25 करोड़ के आसपास है। इसमें सारे जगह हर गांव में बूथ बनाया जाएगा बाकायदा, उसमें अधिकारी भी बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और जो क्या होता है कि एग्ज़ाम जो कराया जाता है किसी शहर में कराया जाता है, और शहर में कराने के लिए वो भी कई जिलों के जो कैंडिडेट होते हैं एक शहर में इकट्ठा होते हैं, जबकि यहाँ पे हर गांव में बूथ बनाए जाते हैं। तो उसकी हर गांव में बूथ बना करके तुम चुनाव करा सकते हो 1 ही महीने में, लेकिन तुम कई जिलों से बुला करके तुम एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते। वो भी उसमें अभी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी करना, फिर उसके बाद से फॉर्म फिल कराना, उसके बाद से करेक्शन कराना, उसके बाद से एग्ज़ाम का डेट तय करना, एग्ज़ाम अगर हो तो उसमें धांधली करवाने के बाद धरना प्रदर्शन, सरकार को बताना पड़ता कि साहब ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लीजिए। बताइए कितना घटिया मतलब ये व्यवस्था सिस्टम है। इस तो घटिया व्यवस्था सिस्टम को कैसे बदला जाए, कैसे नहीं बदला जाए, तो आपके पाले में गेंद है। तो अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके पास आती है, इस मुद्दे उठाने का प्रयास ज़रूर करें और ये पूछे कि आज तक आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, और इसी सब मुद्दे को आप सभी उठाएँ। इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।